मुख्यमंत्री ने भूजल संरक्षण कार्यों पर की है समीक्षा बैठक। कहा कि पानी की एक भी बूंद न करें व्यर्थ, प्रदेश में कहीं न हो पेयजल संकट। आज शिंदे गुट में शामिल होंगे बाकी 6 सांसद। उद्धव ठाकरे ने बुलाई विधायक दल की बड़ी बैठक। उद्धव गुट के बाकी कर सकते हैं प्रेस वार्ता। बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। वर्षा ऋतु आने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती लिखी है। बड़ी खबर, वर्षा ऋतु नव सृजन लेकर आती है। सीएम ने लिखा, प्रकृति का परिवर्तन नया संदेश लेकर आता है। जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प ले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील भी की है योगी की पाती में। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां योगी की पाती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार वर्षा ऋतु का जिक्र किया है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती लिखी। वर्षा ऋतु नव सृजन लेकर आती है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम योगी की पाती लिखी है। और इस योगी की पाती आने के संदेश के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्षा ऋतु के आगमन का जिक्र किया है। और ऐसे में सीएम की तरफ से कहा भी गया कि राम मंदिर की चढ़ावा चोरी, छोटी चोरी मामले के बीच अयोध्या दौरे और एसआईटी की जांच की निगरानी के साथ साथ सीएम ने मानसून के मौसम को लेकर प्रदेश के लोगों को ये विशेष संदेश दिया है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चल रहा है, इसमें हिस्सा लेने के लिए कहा। जल स्रोतों का संरक्षण का कहा कि तालाब, पोखरों, कुआं और अमृत सरोवरों को साफ रखने और उन्हें बचाने में जन भागीदारी की अपील की है। जितना लोग सामने आएंगे, हिस्सा लेंगे, उतना बेहतर होगा आगे आने वाले समय के लिए, अगली पीढ़ी के लिए भी। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्षा जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग का भी जिक्र किया। घर, स्कूल और ग्राम पंचायतों में बारिश के पानी को सहेजने, कलेक्ट करने को एक जन आंदोलन बनाने पर फोकस किया है। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा की बात कही है। सीएम ने कहा कि प्रकृति के प्रति आभार जताते हुए टिकाऊ कृषि और स्वस्थ समाज के लिए केमिकल मुक्त जैविक खेती अपनाने का संदेश यहाँ पर हर किसी को देना चाहिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बरसात आती है तो बरसात के दिनों में जल जमाव की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से कई ऐसी संक्रामक बीमारियां हो जाती है, जिससे बचने के लिए हम सभी को तमाम इंतजाम यहां पर करने चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो बात रखी गई, ये बेहद जरूरी, क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है। और वर्षा ऋतु से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। और इस बीच वर्षा ऋतु के आगमन को लेकर उन्होंने योगी की पाती लिखी। अगली बड़ी खबर अयोध्या से, जहां कल राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण होना है। परिसर स्थित शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान पहुंचेंगे। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लगभग 3000 से अधिक मेहमान इस दौरान शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम जहां कल होगा राम मंदिर परिसर में, और लगभग सभी तैयारी यहां पर हो चुकी है। परिसर स्थित शेष अवतार मंदिर में ध्वजारोहण होना है। विशेष तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति रहेगी। दोनों डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कई अतिथि गण ऐसे होंगे, गणमान्य लोग ऐसे होंगे जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, जहां कल अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण होना है और उसको लेकर अभी तैयारी यहां पर की जा रही है। परिसर स्थित शेष अवतार में ध्वजारोहण होगा और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। रमन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए कल अयोध्या राम मंदिर में दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति देखने को मिलेगी, कई गणमान्य लोग रहेंगे, क्योंकि शेष अवतार परिसर और अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण होना है। किस तरह की भव्य स्तर पर तैयारी?
बिल्कुल 23 जून को राम मंदिर में बने शेषावतार मंदिर का जो है वहां पर ध्वजारोहण होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जो विवादों में भी जिनका नाम चल रहा है, प्लस के महासचिव चंपत राय लगभग कल 4 घंटे तक उन्होंने तैयारियां का जायजा लिया और देखा कि किस तरीके से व्यवस्था रहेगी। आपको बता दें लगभग 6000 इसमें गेस्ट आने वाले हैं, जिसमें कुछ साधु संत रहेंगे, कुछ सामान्य लोग रहेंगे, कुछ नेता रहेंगे, कुछ व्यापारी लोग रहेंगे। यानी कि विशेष एक भव्य तरीके से शेषावतार मंदिर का ध्वजा। देखिए, खबरें ये भी सामने आ रही है कि 1000 से ज्यादा जो विशिष्ट मेहमान हैं उनकी भी उपस्थिति रह सकती है। वीआईपी लोगों का आगमन भी यहाँ पर रहेगा। तो क्या कोई ट्रैफिक एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से जारी की गई है कल के लिए विशेष तौर पर? चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से यहाँ पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में कल जो तारीख है 23 जून, वो बेहद ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन है और ध्वजारोहण समारोह होने जा रहा है। आपको बता दें कि शेष अवतार मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। राम मंदिर परिसर के 7वें पूरक मंदिर के रूप में निर्मित भगवान शेष अवतार जो लक्ष्मण जी हैं, उनके मंदिर पर शिखर पर कल मुख्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। अब बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। आज शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी 6 सांसद। बड़ी खबर दोपहर 3 बजे का समय, जब शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है, जहां शाम 4 बजे पार्टी दफ्तर में ये बड़ी बैठक होगी। सांसदों की बगावत के बाद विधायकों की मीटिंग, जहां आज शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी 6 सांसद। दोपहर 3 बजे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे पार्टी दफ्तर में ये बैठक होगी। सांसदों की बगावत के बाद विधायकों की मीटिंग, जहां उद्धव गुट के बागी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे, मुंबई में कर सकते हैं प्रेस वार्ता, और आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। वो बागी क्यों हुए हैं, उन्होंने धोखा क्यों दिया है, इस चीज का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि जो अभी तक स्टेटमेंट और जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई, उसमें यह कहा जा रहा था कि उनको कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। वो तमाम ऐसे मुद्दे उठाते थे, उनके मुद्दों को नहीं सुना जाता था, नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब खबरें सामने आ रही है कि शाम 4 बजे पार्टी दफ्तर में एक बड़ी बैठक होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दोनों ही दलों के बीच, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शिंदे गुट की, दोनों ही दलों में कई बैठकें होती नजर आएगी। आज शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं 6 बागी सांसद। दोपहर 3 बजे का समय होगा, जब शिवसेना शिंदे गुट में ये 6 बागी सांसद शामिल हो जाएंगे और सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अब उद्धव ठाकरे ने विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे का समय है, जब पार्टी दफ्तर में इस बड़ी बैठक को अंजाम दिया जाएगा। उसकी अध्यक्षता करेंगे। सांसदों की बगावत के बाद विधायकों की मीटिंग है। आज शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं 6 बागी सांसद, जहां दोपहर 3 बजे शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे और यहां पर सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बड़ी बैठक भी बुलाई है। शाम 4 बजे का समय होगा, पार्टी दफ्तर में ये बड़ी बैठक होगी। सांसदों की बगावत के बाद विधायकों की मीटिंग होनी है। तो उद्धव गुट के जो बागी विधायक हैं, जो अब शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, वो इस दौरान सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आज हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उद्धव ठाकरे के गुट की जो मुश्किलें हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। लेकिन अब इस बीच महाराष्ट्र में किस तरह से ये फेरबदल होगा, क्या कुछ परिवर्तन होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उफान पर देखने को मिल रही है, जहां मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे और इस दौरान शायद कई आरोप उद्धव गुट पर लगाए जा सकते हैं कि उनके मुद्दों को, उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। कई दफा उद्धव ठाकरे से बातचीत करने की कोशिश और प्रयास भी किया गया था, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने बात नहीं की। अगली बड़ी खबर, जहां मिर्जापुर में लालगंज पुलिस ने गौवध निवारण अधिनियम के तहत वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक दोनों एक संगठित गिरोह से जुड़े हैं, जो गौवंशों को वाहनों में लादकर बिहार समेत कई राज्यों में पहुंचाने का काम करता था। अब गिरोह के सदस्य वाहन से, आपको बता दें कि आगे चलकर पुलिस चेकिंग और बैरियर की निगरानी करते थे, जिससे गौवंशों से लदे वाहन आसानी से निकल जाते थे। आरोपियों के खिलाफ रायबरेली, चंदौली, भदोही और इसके साथ ही वाराणसी
वाराणसी और कौशाम्बी समेत कई जिलों में गौवध निवारण, पशु क्रूरता, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर फिलहाल न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया गया। तो देखिए, गौ तस्करी गिरोह के 2 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये मिर्जापुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता है, जहां लालगंज पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया और ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी की और गौवध मामले को लेकर फरार आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। मनीष त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? फिलहाल 2 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये बहुत बड़ी सफलता लालगंज पुलिस के हाथ। जी, ये जो है जो 2 कल गिरफ्तार किए गए हैं, ये जो है ये अपने स्कॉर्पियो से जो है वो जो गोवंश जाते थे लेके जाते थे, उसकी ये देखी करते थे कि आगे वो बैरियर है कि नहीं है, पुलिस चेकिंग है कि नहीं है। इनके ऊपर जो है ये मिर्जापुर और यहाँ पे जो है कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में जो है पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस इनकी जो है पहले से तलाश कर रही है। और इसमें जो मेन है, जो अभियुक्त है, वो जो है उसकी रायबरेली, चंदौली, भदोही, वाराणसी, कौशाम्बी और जो है राजकुमार चौरसिया जो है, और ये वांछित जो है अजय कुमार चौबे, और मेन इसमें अजय कुमार चौबे है। और ये दोनों आरोपी जो पकड़े गए हैं, ये जो है बिहार से जो है इनका ताल्लुकात है। और जो है ये कल जो लालगंज पुलिस है, इनको मुखबिरी मिली थी कि ये यहाँ से निकल रहे हैं और उससे इनको पकड़ा गया है। जी, अभी तक जिन 2 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ में क्या कोई बड़ा खुलासा हुआ? इनके सहयोगियों के बारे में पता चल पाया कि अगर और भी सहयोगियों की संलिप्तता है तो वो कहाँ है? जी, पुलिस इसके विषय में गहन जांच कर रही है और जहां तक है कि जो है पूरे का पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग जो थे ये मेन है इसमें। राजेश कुमार चौधरी जो है ये और जो है ये और अजय कुमार चौबे, ये जो है मेन आरोपी हैं गोवंश के। जो है यहाँ पे ये अंतरराज्यीय हर जगह से उठाते थे और ये क्रॉस करके ये बंगाल की तरफ लेके जाते थे, ऐसे जानकारी जो है पुलिस द्वारा दी गई है। फिलहाल यहाँ पर मनीष, पुलिस प्रशासन का ऑफिशियल तौर पर क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अब और कैसे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन शायद आगे संख्या बढ़ सकती है। जी जरूर, इसमें आगे की संख्या बढ़ेगी, इसलिए कि पुलिस ने पूरी तरह से, मिर्जापुर पुलिस ने कमर कस लिया है कि गोवंश को जो है यहाँ से हम निकलने देंगे नहीं, क्योंकि मिर्जापुर की सीमा जो है वहाँ पे जो मध्य प्रदेश से भी मिलती है। और मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री थे वो विंध्याचल में आए थे, हम लोगों ने उनसे सवाल भी किया था गोवंश को लेकर के कि मध्य प्रदेश में से भी जो है गोवंश लाया जा रहा है। आरोपियों की भी गिरफ्तारी मनीष आगे आने वाले समय पर हो सकती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात अगली बड़ी खबर की बहराइच से मिल रही है, जहां आपको बता दें कि शेखवापुर गांव के 2 समुदायों में तनाव की स्थिति है। बड़ी खबर, हिंदू लड़की को घर से भगाने पर भारी आक्रोश है। लोगों ने युवक के घर पर जोरदार हंगामा किया, तोड़फोड़ और नुकसान की सूचना दी है। 2 दिन पहले गांव से लापता हुए थे युवक और युवती, जहां पुलिस ने युवती को फिलहाल बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जहां दरगाह क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें तोड़फोड़ और नुकसान की भी सूचना सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी की भी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। जो युवक था 2 दिन पहले गांव से ये दोनों लापता हुए थे। पुलिस ने युवती की बरामदगी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है, परिजनों को भी सौंप दिया है। ऐसे में बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो तनावपूर्ण हालात बहराइच के शेखवापुर गांव में देखने को मिल रहे हैं। 2 समुदाय आमने सामने आ चुके हैं और हिंदू लड़की को घर से भगाने का ये पूरा मामला, जहां पर अब लगातार जो आक्रोश और नाराजगी है वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। लोगों ने युवक के घर पर जोरदार हंगामा किया, पथराव किया, तोड़फोड़ और नुकसान की सूचना सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी से ब्रज बहादुर भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, मोहन देव संकवार जी, शिव सिंह चक जी, राकेश बाबू जी,
भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सतीश दिवाकर जी भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बन रहे टुंडला और सिकोहाबाद से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सुहाग की इस नगरी को, जिसने अपने कारीगरों, श्रमिकों के परिश्रम से आज इस जनपद को लोकल से ग्लोबल बनाने की एक बड़ी यात्रा तय की है। इसके लिए फिरोजाबाद को पहचान देने वाले ऐसे सभी कारीगरों, उद्यमियों, श्रमिकों का अभिनंदन करते हुए सिद्ध संत बाबा नीब करोली की जन्मस्थली से जुड़े हुए जनपद फिरोजाबाद और टुंडला को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब ऐसी पवित्र भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक रूप से यह अधिकार बनता है फिरोजाबाद जनपद का कि वह विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बने। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं केवल 2 विधानसभाओं के लिए मिल रही हैं, और जिस दिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर के करेंगे तो मान के चलिए कि ये इससे कई गुना ज्यादा होंगी। इसके लिए भी मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो भी डबल इंजन की सरकार कर पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि जब आप सही निर्णय करते हैं, सही जगह आपका वोट जाता है, ईवीएम का सही बटन दबाते हैं, जब मनीष असीजा और प्रेमपाल धनखड़ जैसे विधायक बनते हैं और वे कमल का फूल लेकर के जब लखनऊ तक पहुंचते हैं, तो बहनों और भाइयों, बदले में विकास आता है, बदले में फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल की बनती है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि ये बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहां के उद्यमियों की परिश्रम का ये परिणाम है, वह भी अभिभूत होता है। और बहनों और भाइयों, कितनी शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। गणपति की प्रतिमा, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमा, और भी
अलग अलग देवी देवताओं का, बुद्ध जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा कितनी शानदार बनाते हैं। ये है कला। ये कला पहले भी थी, ये प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन प्रतिभा को 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था। आज से 9 वर्ष पहले यही मनीष ससेजा जी मेरे पास आए और इन्होंने गुस्से में भी, आक्रोशित होकर के भी मुझे कहा कि हमारा उद्यमी, हमारा व्यापारी जाएगा कहां? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तबाही मचाई हुई है। और इन्होंने उस समय कहा कि ये तबाही बंद हो जाए तो ये व्यापारी कुछ करें। और बहनों और भाइयों, आने के बाद, सरकार आने के बाद हमने यही किया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के छापों को बंद कराया, तकनीक दी, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई, और अब तो मुझे बताया गया कि गैस की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि अब तो बिजली से भी भट्टियों के संचालन और उसको सोलर पैनल के साथ जोड़ करके नई तकनीक के साथ हमारा फिरोजाबाद का उद्यमी आगे बढ़ चुका है। आलू उत्पादक किसानों ने अपनी एक नई, अन्नदाता किसान के लिए एक नई उपज इसी जनपद से दी है, फिरोजाबाद जनपद से। और फिरोजाबाद जनपद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भव्यता के साथ आज जनपद को एक पहचान दिला रही है और सनातन धर्मावलंबियों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। याद करिए, लोक माता ने 300 वर्ष पहले जन्म लेकर के महाराष्ट्र की धरती में भले ही उनका जन्म हुआ, भले ही वह इंदौर की महारानी थी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो पूरा भारत था। जहां सनातन धर्म है वहां लोक माता की उपस्थिति है। उन धर्म स्थलों को जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया था, लोक माता ने उन सब के पुनरुद्धार का काम किया। यही कारण है जब लोक माता के 300 वर्ष जयंती के हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोक माता के त्रिशताब्दी वर्ष के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुझे भी अनेक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि लोक माता की प्रतिमा को हम लोगों ने जगह जगह स्थापित करने के लिए हमारी सरकार उस समय कुछ योगदान कर पाई थी। हम लोगों ने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर किया, क्योंकि ये हमारी विरासत की प्रतीक है। उनकी प्रेरणा हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए एक नया अनुभव है और धर्म की स्थापना का कार्य और धर्म को पुनरुद्धार करने का कार्य कैसे होना चाहिए, ये लोक माता ने अपने कृतित्व के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा प्रदान की। जब भी सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, फिरोजाबाद में आया हूं, आपके सामने अंतर स्पष्ट है। टुंडला के अंदर आज आप देख रहे होंगे, जब हम यहां पर 658 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात जनपद को उपलब्ध करवा रहे हैं, उन स्थितियों में आप ये बात देख रहे होंगे कि 658 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं, जिनमें 452 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए टुंडला की हैं और सिकोबाद की 206 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। बहनों और भाइयों,
ये परियोजनाएं इस बात को बताती हैं कि श्री प्रेमपाल धनखड़ ने मेहनत किया तो परियोजनाएं उनके यहां आ गई। ये विधायक के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत परिश्रम पर भी निर्भर करता है और उनकी मेहनत रंग लाई। अगर सिकोहाबाद में भी कमल खिला होता और वहां पर भी विधायक ऐसे ही मेहनत किए होते तो हो सकता है कि ये परियोजनाएं 658 नहीं बल्कि 800 या 1058 करोड़ रुपए की यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास होती। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास है ही नहीं, उनके एजेंडे में विकास नहीं है। समाज को बांटना, सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करना, गुंडागिर्दी को प्रोत्साहित करना, गरीब के लिए कार्य न हो इसके लिए एड़ी चोटी लगाना, विकास की हर योजना में रोड़े अटकाना और किसी पर्व के पहले आयोजित होने वाले उत्सव को उपद्रव में बदल देना। ठीक कह रहे थे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी। क्या हालत थे 2017 के पहले। बहन और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दे रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन दे रही है। और समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वह चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था, गरीब के मकान पर कब्जा करता था, गरीब की जमीन पर कब्जा करता था, अपने गुर्गों के माध्यम से व्यापारियों से चौध वसूली करता था, अराजकता का माहौल पैदा करता था। वह माफिया प्रदेश को तबाह करके रखा हुआ था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, अराजकता पैदा करना उसकी पहचान बन चुकी थी और इसमें वह सीना तान करके चल करके प्रदेश में हर जगह उपद्रव पैदा करते थे। बहन और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्सव होते हैं। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहकर रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए, गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है, 65 लाख गरीबों के लिए एक मकान बन गया है, आवास बन गया है, 2 करोड़ गरीबों को रसोई गैस में फ्री में कनेक्शन मिल गया है, लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी मिले हैं।
और 15-16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिल को सरकार ने माफ करते हुए उन्हें फ्री में बिजली देने का काम भी प्रारंभ किया है। आज अन्नदाता किसान के लिए सरकार प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लेके आती है, सॉइल हेल्थ की कार्ड की सुविधा लेके आती है, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने परसों ही किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों के खाते में सीधे उपलब्ध करवाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में अकेले एक बार में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसान के खाते में सीधे गई है। यह है डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ। इसके लिए किसी बाबू के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। आप जाइए, आपको सुविधा का लाभ सीधे मिलेगा। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका यह आशीर्वाद आज प्रदेश में विरासत और विकास की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज यूपी, आपने देखा होगा, पर्यटन के केंद्रों के विकास के लिए पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है, विकास की अपनी परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है, भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए और मथुरा वृंदावन में वहां पर बृहद स्वरूप ले रहा मथुरा वृंदावन का यह स्वरूप एक बार पुनः दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और उन्हीं में उत्तर प्रदेश की अब पहचान बन रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही कोई वस्तु। उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वस्तु किसी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की प्रक्रिया अनंत रूप से आगे बढ़ती रहे, निरंतरता लेकर के आगे बढ़ती रहे। इसके लिए आज मुझे टुंडला और सिकोहाबाद की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए टुंडला और सिकोहाबाद की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। मैं श्री प्रेमपाल धनखड़ जी को, यहां के जनप्रतिनिधियों को रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। विकास के प्रति श्री प्रेमपाल धनखड़ लगातार प्रयास करके हमारे बीच आते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं कि हमें ये सड़क चाहिए, यहाँ पे फ्लाईओवर चाहिए, यहाँ पे हमें ये संस्थान चाहिए। आज उसी का परिणाम है, विकास तेजी के साथ टुंडला में भी अब दिखाई दे रहा है और टुंडला अपनी इस नई पहचान के लिए आगे बढ़ सके, इस विश्वास के साथ आज मैं ये सभी योजनाएं आप सभी को उपलब्ध कराता हूं। टुंडला और सिकोहाबाद के नागरिकों को उपलब्ध कराते हुए विश्वास करता हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और हमारे आज के इस शुभ कार्य का वो अंतिम कड़ी, एक बार जोरदार तालियां जनपद फिरोजाबाद, पीछे तक आवाज आनी चाहिए, जय जय श्री राम। और अब जिन्होंने सभी को सम्मानित करके सबका हौसला बढ़ाया, और आइए अब हमारा ये जनपद जिला प्रशासन अपने कर कमलों के माध्यम से अभिनंदन, वंदन, स्वागत। राम दरबार
और इसी के साथ एक बार पुनः दिल की गहराइयों से जनपद निवासियों की तरफ से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां उन्होंने फिरोजाबाद को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में निरंतर बदलाव हुए हैं और इसके साथ ही बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया, जुबानी हमला बोला, जहां समाजवादी पार्टी के शासन को गिनाया। न सिर्फ कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुद्दों को लेकर आड़े हाथ लिया और कहा कि फिरोजाबाद पहले क्या हुआ करता था ये सभी को मालूम है और 2017 के बाद से फिरोजाबाद में बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिकोहाबाद सीट से बीजेपी का कमल नहीं खिला, लेकिन आने वाले समय में जरूर यहां पर चीजें बदलती हुई देखने को मिल पाएगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां अयोध्या से मिल रही है राम मंदिर मामले पर एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट। दान चढ़ावे की साप्ताहिक ऑडिट की सिफारिश की गई। नकदी और कीमती दान की जांच लगातार जारी। मंदिर ट्रस्ट में प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सुझाव दिया गया। सीईओ के रूप में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सीसीटीवी डेटा स्टोरेज 180 दिन करने की सलाह दी गई है। जिम्मेदारों के शहर छोड़ने पर रोक का सुझाव है। विस्तृत जांच के लिए एसआईटी को और समय देने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी लगातार जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में कई चौंकाने वाले नाम और खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच जो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट है उसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी आरोपी हैं वो शहर या फिर प्रदेश छोड़कर फरार होने की गुंजाइश ना रहे, इस तरह के कोई कदम उठाए जा सके। दान चढ़ावे की साप्ताहिक ऑडिट की सिफारिश भी यहां पर की गई है। इसके साथ ही नकदी और कीमती दान की जांच लगातार जारी है। ऐसे में जो गणना कर्मी है उसमें 35 से 40 लोगों की संख्या जिनको हटा दिया गया और नई टीम तैनात कर दी गई है। मंदिर ट्रस्ट में प्रोफेशनल तरीके से काम करने का सुझाव दिया गया है। सीईओ के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश भी यहां पर की गई है। सीईओ के तौर पर अब प्रशासनिक अधिकारी अगर वहां पर नियुक्त होते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में गबन या फिर घोटाले का कोई भी ऐसा मामला पुनरावृत्ति से नहीं होती हुई नजर आएगी, इस तरह की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। राम मंदिर मामले पर एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट चूंकि तैयार हो चुकी है और उस रिपोर्ट में कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो कि आने वाले समय में यहां पर चीजें बदलाव देखने को मिल पाए और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है, इस पर फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अगर नजीर पेश करती है तो निश्चित तौर पर आगे इस तरह के घोटाले नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति वो भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम ऐसे घोटाले को लेकर अपनाती है, लेकिन अब उसी सरकार में इस तरह का बड़ा गबन का मामला सामने आया। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जीपीएस राठौर ने जवाब देते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भी अयोध्या आगमन पर कटाक्ष किया है, जिसे लेकर हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह ने जीपीएस राठौर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वो सुनिए। जीपीएस राठौर साहब है, उनसे ही बात करते हैं कि सर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार और डबल जो है गबन हो रहा है, क्या कहाँ गबन हो रहा है? अब उनका आरोप है, कहाँ गबन हो रहा है वो तो बताएं। क्या मंदिर के मुद्दे पे उनका ये कहना है। ऐसा है कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं किए, एक फूटी कौड़ी वहाँ चढ़ाई नहीं, और उनको ही सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। ये राम मंदिर बनने में जितनी बाधा खड़ी कर सकते थे वो सब बाधा खड़ी करी इन्होंने। उसके बाद राम मंदिर में वास्तु दोष निकालने का काम किया इन लोगों ने। आज चढ़ावे को लेकर गड़बड़ी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लेकिन वो लोग आज राम के सबसे ज्यादा भक्त हो गए। जहां तक बात है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की होगी पाई पाई वसूल किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने बड़ा भी हो उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जिस तरीके से एसआईटी की जांच आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं इस बात पे। अब जो है अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है कि शुक्रवार को वो भी अयोध्या पहुंचेंगे। अरे आए इसी बहाने दर्शन तो करें।
प्रभु श्री राम के दर्शन इसी बहाने कर लें। तो जो कहते हैं कि राम राम नहीं जप रहा, तो उससे कहा कि मरा मरा जप लो। तो राम राम नहीं जपना, मरा मरा करके वो राम राम हो जाएगा उनका। तो आए, आप स्वागत है उनका। मुझे लगता है कि सद्बुद्धि आएगी उनको भी, और लोगों को भी प्रेरित करें, साथ में अखिलेश जी को भी ले जाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल सर ये है चुनाव को लेकर कि अब ये हो रहा है कि जितने भी एमएलसी हैं वो भी अगली बार जो 2027 में चुनाव होने वाला उनको भी टिकट दिया जाएगा, चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। नहीं, देखिए वो तो पार्टी की अपनी रणनीति रहती, योजना रहती। जो इस लायक होता है, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उसको पार्टी टिकट देके उसको विधानसभा भेजने का काम करेगी। ये पार्टी का अपना निर्णय रहेगा कि किसको भेजना है, कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त है वहां पर। तो वो उस पर विचार अभी आने वाले समय में किया जाएगा। अभी उसके बाद एक तो मैं मंत्री के रूप में कुछ कहने देखे उसमें नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री, माननीय बाकी प्रधानमंत्री जी इस पर तय करेंगे किस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब समय आएगा तो उस पर विचार तो किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे JVS राठौर जी, जिनका ये साफ कहना है कि अगर एमएलसी को भी मौका दिया जाता है आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में, तो निश्चित तौर से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लखनऊ से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन संदीप के साथ संजीव सिंह। अब बात करते हैं कुशीनगर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां ट्रेन में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैली है। आपको बता दें कि ट्रेन से शव देखकर लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जहां मृतक के परिजनों का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। मौत के क्या कुछ कारण रहे हैं, इन तमाम पहलुओं के आधार पर जांच की जा रही है। नेबुआ नौरंगिया थाने के नेबुआ रायगंज का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही परिजन सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मृतक की मौत का कारण क्या है, इसका पता लगाने के लिए यहां पर मांग की जा रही है कि जितना जल्द हो सके इस पूरे मामले पर पर्दाफाश किया जाए। और ऐसे में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, जहां नेबुआ नौरंगिया थाने के नेबुआ रायगंज का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। अब ये पूरी लड़ाई सड़कों पर देखने को मिल रही है। ड्रेन में व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। ड्रेन से शव देखकर लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने सीधा पुलिस को सूचना दी। पुलिस बुलडोजर के माध्यम से मौके पर पहुंची और इस दौरान शव को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। मांग की जा रही है कि उसकी हत्या की आशंका यहां पर जताई गई है और इसके साथ ही हत्यारों को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मौत के कारण क्या कुछ रहे हैं, इन तमाम पहलुओं के आधार पर लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना कि अभी इस पूरे मामले पर कार्यवाही तेज की गई है। मौत के कारण खंगाली जा रही हैं। अगर हत्या यहां पर हुई है तो इस दौरान क्या कुछ वो वजह रही होगी और किसने हत्या की होगी, वो अज्ञात कौन है, इन तमाम पहलुओं के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां ट्रेन में शव मिला, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई के तहत लगातार कार्रवाई यहां पर कर रही है। जहां नेबुआ नौरंगिया थाने के नेबुआ रायगंज का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। ट्रेन में व्यक्ति का शव मिलने से गांव में फिलहाल हड़कंप की स्थिति है। लोगों में डर और भय का माहौल है। ट्रेन से शव देखकर लोगों ने पुलिस को फिलहाल सूचना दी है, जहां सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की तरफ से फिलहाल मृतकों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कोई आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश या फिर किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, इन तमाम चीजों का पता लगा रही है। और चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।